जर्नी एज अ ब्यूरोक्रेट। लगभग 2 साल तक पढ़ाने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला। उस समय मेरे डिस्ट्रिक्ट से कभी किसी लड़की ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से आती हूँ, तो आई वॉज द फर्स्ट वुमन। आपकी एक रिसेंट किताब निकली है जो सिग्मा वुमन। सिग्मा वुमन एक ऐसी औरत होती है जो आत्मनिर्भर होती है। आदि योगी शिव, ये आर्ट के ऊपर आपने काफ़ी सारे वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस, वहाँ पर एग्जिबिशंस सारे आपके चले। आर्ट गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया, देश के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, हमारे कल्चर के बारे में बात हो, तो मैंने उसको खादी पे पेंट किया। नमस्कार, डायलॉग्स के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान, संगीता गुप्ता जी। संगीता जी, वेलकम हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। संगीता जी, आज आपसे हम बहुत जानकारी लेंगे आपकी जर्नी एज अ ब्यूरोक्रेट। तो एक लेडी होने के नाते, इतनी बड़ी पोस्ट होल्ड करने के नाते, उसके बाद आपने कितने सारे चीज़ अपने लाइफ में बैलेंस किया एक साथ। पोइट्री की अपने, आप एक लेखिका हैं, आप एक राइटर हैं, और आपकी पोइट्रीज़ तो बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी जगह आप एग्जीबिशन भी करती हैं। आपके जो आर्ट है, तो ये आर्ट, कल्चर, लाइफ, आपके प्रोफेशन, सबको बैलेंस कैसे किया आपने? पहले मैं अपनी जर्नी एज अ ब्यूरोक्रेट बता देती हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट था, और उसका सारा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, क्योंकि ऐसे छोटी से कस्बे से आने के बावजूद मेरे फादर को पता था कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है और लड़कियों का अपने पैर पे खड़ा होना कितना ज़रूरी है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। तो बचपन से उन्होंने ये डाला था कि इतना अच्छा पढ़ो कि तुम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहो। मेरे सारे बच्चे ऐसे निकलें ताकि उनको किसी से कभी ज़रूरत मांगने के लिए ना पड़े, हाथ खोलो तो देने के लिए हो, लेने के लिए नहीं। तो ये एक अच्छी डिसिप्लिन आई, सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के बारे में और चीज़ों के बारे में नहीं, मगर उनको ये था कि बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। एक छोटे सी जगह तमकुही रोड, अब तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, मगर उस समय जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट था, और देवरिया डिस्ट्रिक्ट भी गोरखपुर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने से उसमें से बनाया गया था। तो जब मैंने मेरा करियर ब्यूरोक्रेट से भी पहले एज अ, मैं और बताऊंगी कि बीएचयू में मैंने साइंस को ग्रेजुएशन करने के बावजूद ये सोचा कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। मेरे फादर का ड्रीम था कि मेरा एक बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए। तो मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस लेने से लोगों को सक्सेस बहुत मिल रही थी सिविल सर्विसेज में, इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट चुना। उससे मास्टर्स किया, बीएचयू में टॉप किया, तुरंत मुझे जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट दी गई, और मेरी उस समय सैलरी 400 रुपये थी। ये मैं 79-80 की बात बता रही हूँ। उसके बाद मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, और मुझे लेक्चरशिप मिल गई गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में। तो मैं 21.5 साल की रही होंगी जब मैं लेक्चरर बन गई। पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाना था मुझे। उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ पे मेरी बहनों ने कहा कि तुम बीएचयू छोड़ दो, और क्या पता अगर सिविल सर्विसेज में ना हो तो एटलीस्ट तुम्हारे पास दूसरा एक एकेडमिक करियर होगा। इसलिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया जूनियर रिसर्च फेलो से, और मैं लेक्चरर बन गई। और लगभग 2 साल तक पढ़ाने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिला। उस समय मेरे डिस्ट्रिक्ट से कभी किसी लड़की ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से आती हूँ, तो आई वॉज द फर्स्ट वुमन हु क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज फ्रॉम देवरिया डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं ब्रीफ में ये बताना चाहती हूँ कि मैं रिटायर हुई एज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली। मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है, और औरतों के लिए भी फ़ख्र की बात है कि एक लड़की जो बहुत छोटे कस्बे से आती है, पर
मेरे फादर बहुत पढ़े लिखे थे, माँ पढ़ी लिखी थी, ग्रैंडफादर बहुत पढ़े लिखे थे। आई एम द ग्रैंड डॉटर ऑफ डॉक्टर के.पी. जायसवाल, जो एंशिएंट हिस्ट्री की किसी भी किताब में, और बहुत मेरे नाना और उनके भाई दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। तो परिवार में पढ़ने लिखने का माहौल था। तो मैं लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि भाई पढ़ो लिखो, क्योंकि ये तुम्हारा एसेट कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तो ये जर्नी रही है, और मैं समझती हूँ कि हर लड़की को आत्मनिर्भर ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी एक रिसेंट किताब निकली है जो सिग्मा वुमन। जी। तो मैं सबसे पहले पूछूंगी, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? ये जो बायोग्राफी आपने लिखा और ये किताब अभी काफ़ी चर्चे में है, मेरे हाथ में भी ये किताब है जी। तो आप ज़रा बताइए किताब के बारे में। सिग्मा वुमन एक ऐसी औरत होती है जो आत्मनिर्भर होती है और अपने डिसीजंस खुद लेती है। तो माँ बाप ने यही सिखाया था कि अपने डिसीजन खुद लो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। जब मैं अपना सब्जेक्ट चेंज कर रही थी पॉलिटिकल साइंस, तो मेरे फादर ने कहा बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए फेल होना, क्योंकि तुम्हारे क्लास में सब बीए ऑनर्स करके आएंगे और तुम एकदम नहीं हो, तुम्हें पॉलिटिकल थॉट ये सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं अंदर से डर गई, पर मैंने सोचा आई विल प्रूव हिम रॉन्ग। तो एक आप किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेते। हर एडवर्स कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है, और मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया कि नहीं मैं और मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया। मुझे उसी के कारण लेक्चरशिप 21 साल की उम्र में मिल गई, उसी के कारण मैं सिविल सर्वेंट बनी। तो क्या होता है कि रिस्क लेना चाहिए, और सिग्मा वुमेन सिर्फ रिस्क लेती है, मगर कैलकुलेटेड रिस्क लेती है ताकि वो कुछ करे। क्योंकि एक आपने ऐड देखा होगा, डर के आगे जीत है। तो जब तक नहीं निकालोगे अपना, तब तक लाइफ में कुछ अचीव नहीं होता है। तो आई बिलीव दैट वन शुड नॉट बी लिविंग इन द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाहर आओगे, एज पे रहोगे, तभी लाइफ के चैलेंजेस आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये मेरा प्योरली ऑटोबायोग्राफिकल बुक नहीं है, ये बेसिकली मेरा मेमोआर है। मैंने केवल अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स के बारे में लिखा है। अपना अर्ली चाइल्डहुड है, उसके बाद कैसे कॉलेज में क्या किया, उसके बाद कैसे अपनी चीज़ों को समेटा, लेक्चरर बने, सिविल सर्वेंट बने, पोइट्री लिखा, आर्ट किया। तो ये सब उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। अपने बेटे के बारे में लिखा, अपनी माँ के बारे में लिखा। तो प्योरली ऑटोबायोग्राफिकल नहीं होने के बावजूद अपने गुरु के बारे में लिखा, बाबा ठाकुर के बारे में लिखा, अपने आर्ट टीचर के बारे में लिखा, क्योंकि मैं तो आर्ट कॉलेज गई नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें सिग्मा वुमेन में है। मैंने इस किताब को इसलिए लिखा ताकि औरतें इस चीज़ से प्रेरणा ले सकें कि लाइफ में कुछ अचीव कर लिया तो वहीं रुक नहीं जाना चाहिए। आप अपने पर्सनैलिटी के बाकी डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर करिए। ये किताब अमेज़ॉन के किंडल पे है और सिर्फ 100 रुपये में रखा है ताकि लोग उसको डाउनलोड कर सकें, पढ़ सकें। और मैं इसकी पूरे विश्व में इसके जगह जगह पे लॉन्चेस हुए हैं। तो मैम आपको लगता है कि ये किताब हर एक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक जर्नी है। अगर पढ़ेंगे लोग तो कुछ न कुछ तो, और कुछ नहीं होगा तो शायद इंस्पायर्ड ही होंगे। मेरी लाइफ मैंने कहीं पे भी ये नहीं सोचा कि सब कुछ अचीव कर लिया है, ब्यूरोक्रेट बन गए तो यहीं पे मेरी जर्नी खत्म होती है। मैंने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचा, मेरे विश लिस्ट में था कि मैं आर्ट करूं, पोइट्री करूं, तो वो सब भी फॉलो अप किया। तो टाइम मैनेजमेंट तो कम से कम लोग सीख पाएंगे उससे। रिसेंटली आप एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन वर्ल्ड वाइड कई सारी जगह में आप गए। मेक्सिको का एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी आपने अभी करके कंप्लीट करके आए, आदि योगी शिव। ये आर्ट के ऊपर आपने काफ़ी सारे वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस, वहाँ पर एग्जीबिशंस सारे आपके चले काफ़ी दिन तक। तो ये आर्ट आप एक बार बताइएगा, ये कैरियर करते करते आपने आर्ट के लाइन पे गए या बाद में आपने इसको सीखा? ऐसा है कि मैं बचपन से ही आर्ट और पोइट्री में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो पढ़ने का बहुत शौक़ था, पढ़ते भी थे बहुत ज़्यादा। और उस समय यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हॉबी रहा, पढ़ना और आर्ट करना। गर्मी की छुट्टियों में हमेशा पेंटिंग करना, ये सब करना मेरा बना रहा। तो वो एक बचपन से शौक़ था, पर वो
ये भी था कि अपने पैर पे खड़े होना है, पढ़ाई अच्छी करनी है, और अपने पैर पे कोई पोएट खड़ा नहीं हो पाता, कलाकार बहुत मुश्किल से खड़ा होता है, उसको भी 60 साल लग ही जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगा कि पहले मैं एक अच्छी नौकरी हासिल कर लूँ और फिर उसको सीरियसली अपने विश लिस्ट में पड़ी हुई चीज़ों को करूँ। तो जब मैं कलकत्ता में थी तो मैंने आर्ट को परस्यू किया, और सनत रे सर थे, उन्होंने मुझे 5 साल तक आर्ट गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया। आदियोगी शिव मेरी जर्नी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है एज अ कलाकार, कि जिसमें ये मेरी 36 सोलो एग्जीबिशन है, और इसको विश्व के 20 देशों में, मतलब 20 जगहों पे दिखाया गया है, कुछ इंडिया में, कुछ इंडिया के बाहर। तो ये जर्नी मेरी ऐसी रही है कि मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई ऐसा कुछ करूं जो देश के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, हमारे कल्चर के बारे में बात हो। तो मैंने उसको खादी पे पेंट किया, कागज़ और कैनवस के बजाय मैंने अपना सरफेस खादी को बनाया। खादी का और जो खादी क्लॉथ जो है, हाँ जी हाँ, चरखे से काता हुआ 200 मीटर खादी मैंने उसमें इस्तेमाल किया है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 200 मीटर पे कोई पेंटिंग नहीं करता। 200 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया, उसमें रंग जो लगाया है केवल इंडिगो रंग यूज हुआ है, जो कि नील के पौधे से निकाला गया है, ऑर्गेनिक कलर है। और जो स्टोरी मैंने नरेट की है वो आदियोगी शिव की है, अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र शंकराचार्य के, उससे मैं इंस्पायर्ड रही। और मुझे लगा कि शिव क्या है, शिव एक सिंबल है जो अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, वही शिव तत्व है। वो 5 तत्वों से ही मिलके बना है, और जहाँ गलत होता है वहाँ पे सब कुछ नष्ट करके फिर एक नई दुनिया बनाते हैं शिव। वो नटराज भी हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपका रोल मॉडल है, जो डांस भी करता है, कॉस्मिक डांस भी करता है, जो रूप भी है और अरूप भी है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स डाल के और शंकराचार्य को कोट करते हुए मैंने ये 200 मीटर की पेंटिंग बनाई। सब इंडिया के 5 म्यूजियम्स में उसको दिखाया गया है, बिहार म्यूजियम, सालारजंग म्यूजियम, भोपाल का म्यूजियम भारत भवन, उसके अलावा इलाहाबाद का म्यूजियम, चंडीगढ़ का म्यूजियम, वर्ल्ड के दूसरे म्यूजियम्स में भी, ब्रसेल्स में दिखाया जा रहा, अभी भी एग्जीबिशन चल रही है, और पोलैंड में 2 जगह दिखाया गया, लंदन में दिखाया गया, बांग्लादेश में 2 एग्जीबिशंस हुई उसकी। तो इस तरीके से ये पिछले 5 सालों में 2022 से लेकर लगातार दिखा रहा है। 20 में मैंने बनाया था, पर कोविड के कारण उसकी एग्जीबिशन नहीं हो पाई थी। तो अब इंडिया के बारे में ये बात हो रही है कि एक आर्टिस्ट है जिसने इतना एक्सपेरिमेंट किया है। खादी हमारा है, वो हमारे स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है, और नील हमारे चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड है। तो मैं गांधी जी की भी बात करती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती हूँ, कि ऑर्गेनिक चीज़ों से भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए ये चर्चा का विषय रहा। तो मैम, इसमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आर्टिस्ट को मिलता है, जो एक प्राइस, वो भी तो मिला है। वो पोइट्री के लिए मिला है, आर्ट के लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं। पर अभी जब मैं मैक्सिको गई थी तो वो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट्स का कॉन्फ्रेंस था, और उसमें 126 पोएट्स 50 से भी ज़्यादा कंट्री से पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट है, एडेड बाय यूनेस्को, और उसका 44th एडिशन था, जिसमें इंडिया से 2-3 लोग गए थे। और मुझे अपनी कविता माई ब्लू गॉडेस, उसके लिए फर्स्ट प्राइज़ मिला, जो इंडिया के लिए भी फ़ख्र की बात है कि एक इंडियन लड़की जो गांव के छोटे से कस्बे से आती है, वो इंग्लिश में पोइट्री लिखती है, और एक दिन वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोएट में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। तो मुझे लगा कि मैं जो इंडिया को हाईलाइट कर सकूं, यही एक हम्बल एफर्ट था। मेरी 37 बुक्स हैं। वाई दिस ब्लू गॉडेस, इसके मतलब, इसका मतलब क्या है? सही हमें मेरे लिए मेरा आर्ट ही मेरी गॉडेस है, और मैं ब्लू कलर से लगातार काम कर रही हूँ, इंडिगो से काम कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि डिफरेंट, मैंने जो पोइट्री लिखी है वो एक कलाकार के तौर पे लिखी है कि ब्लू के डिफरेंट शेड्स हैं, लापिस लाजुली, अल्ट्रामेरीन, पर्शियन ब्लू, अल्ट्रामेरीन ब्लू, ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए वो कविता लिखी गई है कि जिस दिन ये सारे जो मिस्टीरियस कलर्स हैं, इनको मैं साध लूँगी, तो जो मैं पेंटिंग बनाऊँगी वो मेरा मास्टरपीस होगा। तो ब्लू कलर को मैंने ब्लू गॉडेस कहा है। तो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया गया कि एक आर्टिस्ट पोइट्री लिख रहा है, कवि कविता नहीं लिख रहा है, एक उसमें सारे बिंब जो हैं वो एक कलाकार के हैं। तो थोड़ा अलग होने की वजह से इस तरीके का वो मैम, हमें उसका तो तुरंत ट्रांसलेशन भी हो चुका है चाइनीज लैंग्वेज में और मैंड्रिन में और स्पेनिश लैंग्वेज में। तो मेरी कई किताबें हैं जो कि
12 भाषाओं में विश्व के कविताएं मेरी ट्रांसलेट हुई हैं और किताब के फॉर्म में निकली हैं। मैक्सिको में मेरी 2 किताबें लॉन्च हुई, एक अंग्रेजी की और एक मेरी हिंदी किताब का मराठी अनुवाद। अंग्रेजी की किताब का नाम है बिटवीन अर्थ एंड सोल, और जो हिंदी की किताब है तो शायर होता है, उसका मराठी ट्रांसलेशन हुआ था, वो भी WCP के ही एक पोएट ने किया था। तो दोनों किताबें भी वहाँ लॉन्च हुई, मेरी पोइट्री रीडिंग भी हुई, अवार्ड भी मिल गया, तो और एग्जीबिशन भी हो गई आदि योगी शिव की। तो मेरे लिए वो एक मैम एक कलाकार वो आर्ट करती हैं और वो जाके पोएट्री भी सुनाती हैं, और वो भी ब्लू गॉडेस। ब्लू, अभी आपने ब्लू कलर से 200 मीटर की जो पेंटिंग आदि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अभी टाइम आ गया कि हम कुछ पोएट्री सुने आपसे। जी जी, मैं आपको एक नई कविता सुनाती हूँ, क्योंकि बाकी पुरानी चीजें तो यूट्यूब में भरी पड़ी हैं। कलाकार होना, कलाकार होना प्रकृति को आत्मसात करना है, शून्य होना है। संकल्प लो, तुम्हारी कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, मुक्त हुए तुम। संभावनाएं असीमित हो गईं, असंभव को संभव करने की एक प्रतिज्ञा, उससे कोई समझौता नहीं, कभी नहीं। अदृश्य को दृश्य करने की चाहत को इतना चाहो कि उस चाहत और तुम्हारे बीच कुछ और रह न जाए। रूप को अरूप तक, रूप से अरूप तक की यात्रा, एकाकी जीवन। तुम ईश थे, तुम्हें खोजने में जीवन को खोजना पड़ा, सत्य को खोजना पड़ा। शिव को पाना संभव है, बस उसके हो जाओ। तन मन आत्मा से हर सांस उसके नाम कर दो, शेष कुछ न बचे। तुम न रहो, जीवन से मृत्यु तक हर पल हर सांस बस एक वही, और कोई नहीं, तुम नहीं, कहीं नहीं, बस शिव। फिर तुम हो शिव, तुम हो सत्य, तुम हो सुंदर, एक कलाकार। आत्मसमर्पण, शून्य हुआ सब, शिव हुए तुम, तब अदृश्य हुआ दृश्य। यही है कलाकार होना। मैम यहाँ तो पूरा आपने आत्मसमर्पण की, ये जो अपने अंदर से जो भी तन मन धन से जो भी इंसान का होता है वो सब ने आपने ईश्वर को दे दिया, और वो भी शिव को। क्योंकि शिव हमने सुना है, बोलते हैं कि हाईएस्ट गुडनेस, हाईएस्ट गुड शिव। शिव सत्य भी है और सुंदर भी है। केवल सत्य, जो सच होगा वही सुंदर होगा। तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ की बात मैं कर रही हूँ कि अगर आपने अपना तन मन धन जो भी आपका प्राण सब कुछ अगर शिव को समर्पित ही कर दिया है, तो उनकी कृपा से ही आप, मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ, तो अदृश्य को दृश्य कैसे करूँ, कैसे करें? अदृश्य को दृश्य करना आसान नहीं है। तो आप जब वही निराकार को साकार, हाँ, अदृश्य मतलब आप कैनवस पे या कागज पे या कहीं भी आप पेंटिंग बनाते हैं, तो आप अगर अदृश्य को, इनविजिबल को विजिबल करना चाहते हैं, तो उसकी कृपा से नहीं, के बिना नहीं हो सकता। यही है, इतना समर्पण होना चाहिए, तब आप कलाकार होते हैं, तब आप शिव होते हैं। शिवोहम तभी आता है। शंकराचार्य के लास्ट वर्ड शिवोहम, शिवोहम। हाँ, मेरा सारा काम शिवोहम और अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र पर ही है। मैम, जब ये आपका एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की बातें हमने करी, आप कर ही रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आपका तो उसमें भी काफ़ी सारे एग्जीबिशंस, बहुत सोलो एग्जीबिशंस, और यूट्यूब में भी गूगल में भी आपके बहुत भरे पड़े हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही क्यों? ऐसा है, मैं शुरुआत में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नहीं करती थी, फिगरेटिव करती थी, लैंडस्केप बनाती थी। तो बाबा ठाकुर ने कहा कि ये सब जो तुम कर रही हो एक दिन नहीं करोगी, तुम्हें ये दुनिया एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए जानी जाएगी। ये 95 की बात है। तो मैंने कहा बाबा मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है एब्स्ट्रैक्ट में। तो बाबा ठाकुर जी आपके गुरु थे क्या? हाँ, मेरे गुरु थे। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि तुम करोगी नहीं ये सब। तो मैंने कहा मुझे I don't relate to abstract and I don't understand abstract, मुझे कौन सिखाएगा? तो उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तो मैंने कहा आपने तो पेन
ब्रश, धन सबको रिनाउंस कर दिया, आप इनको छुएंगे ही नहीं, तो आप मुझे सिखाएंगे कैसे? तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा। और 95 में मैंने 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं कभी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बनूंगी। पर धीरे धीरे 2000 तक आते आते मेरा सारा काम, मेरे काम में से लैंडस्केप कम होता चला गया, इंसान दूर होते चले गए। मैं प्रकृति के इतने, मैंने उसमें कोशिश की कि मैं उसमें इतनी रम जाऊं, क्योंकि हम भी तो प्रकृति के हिस्सा ही हैं। तो बाबा ठाकुर और मेरे गुरु सनत रेसर का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बनने में। कितना बन पाई हूँ, ये एक जर्नी है, बन क्या जाता है इंसान, प्रयत्न करता रहता है। तो वही निराकार से साकार रूप देना, एब्स्ट्रैक्ट को निराकार ही है जिसको साकार कर, जब आप कैनवस पे किसी चीज को उतार देते हो तो वो अदृश्य से दृश्य हो जाता है, इनविजिबल से विजिबल हो जाता है। कितना कठिन है कि आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। मैं आपका पोर्ट्रेट नहीं बना रही हूँ कि आपको सामने बैठ के बना दूं, या मैं लैंडस्केप देख के पेड़ पौधा फूल चांद सूरज नहीं बना रही हूँ। मैं जो बना रही हूँ वो अंदर से निकला हुआ मेरा सत्य है। और यही कलाकार होना है कि आप अपने सत्य की बात करें। आप जब तक अपने मन प्राण आत्मा को सब कुछ एक साथ नहीं कर देंगे, तब तक एब्स्ट्रैक्ट बन नहीं सकता। वो रंगों का खेल नहीं है, वो आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो अभी एक पोएट्री और नहीं सुने आपसे? A small note to life. Dear life, now that I have tasted too much, known too much, and walked too far, innocence no longer follows me. It lingers somewhere in the hush of a forgotten afternoon. Yet I promise to myself to guard my soul's light, to be ever faithful to truth. I cannot turn the clocks of wonder back. The child in me, bright, curious, wild, has slipped into the arms of memory. Tell me, life, will you ever weep for the laughter I lost while learning to be wise? वाह, बहुत सुंदर। ये तो बिल्कुल सोलफुल हम कहते हैं ना, ये सोलफुल। मैंने अभी लंदन के बारे में कुछ लिखा है, तो वो सुनाती हूँ। क्योंकि लंदन में एक बहुत खास चीज है, वो है मैपल ट्री। मैपल ट्री, तो हाँ, तो मैं हाइड पार्क में थी और उसके ये ऑटम की बिगनिंग है, तो सब कुछ बदल रहा था। पूरे चांद की रात है, लंदन उसकी बाहों में अलसाया सा सिमटा है, न जागा न सोया, मौसम झिझका सा ठहरा हुआ सा है, रह रह कर बहकने को उतावला सा है। मैपल के पत्ते हाइड पार्क में रोज रंग बदल रहे, उनका वार्डरोब कई रंगों से भरा है। झड़े पत्ते कुछ पीले, कुछ जर्द, कुछ अध मुरझाए, कुछ गहरे कत्थई, कुछ भूरे, कुछ स्याह उदास, बहुत बेताब। एक मीठी सी बेकरारी, एक साथ सारे रंग अब ज़मीं को छूने को हैं। सब ठहरा हुआ और सब बहका हिलता हुआ। शरद ऋतु अब आया सा है, शरद ऋतु अब आया सा है। बहुत ही सुंदर, बेहतरीन। शुक्रिया। तो आपकी जर्नी अभी इस बार जो आप बाहर गई, एक लंबा सा सफ़र तय करके ही आप आई। जी। आप दिल्ली से मेक्सिको भी आप इस बार भी गए? हाँ, 3 कॉन्टिनेंट्स की यात्रा हो गई है और ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है। मैं उनके आदेश का ही पालन कर रही हूँ। मैं आर्ट और पोइट्री और ब्यूरोक्रेसी, ये सब कुछ एक साथ मैंने जिस तरह तक करती रही हूँ, क्योंकि मेरे पर ईश्वर की कृपा है, शिव की कृपा है। और मेरा काम ही है इंडिया के बारे में विश्व तक सारी बात पहुंचाना। खादी को हम लोग अपने देश में ज़्यादा कुछ नहीं समझते, पर हाथ से खादी काटना और अपने देश के कपड़े को पहनना, ये सब हमें गांधी जी ने सिखाया है। तो यही सब बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं।
संगीता जी, जब हम इतने सारे बात की आपके आर्ट के बारे में, आपके पोइट्री के बारे में, आपके फिल्म्स के बारे में तो बात होना ही चाहिए, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आपके काफ़ी सारा फीचर्ड हो चुके हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें आपसे। जी, ऐसा है कि मैं कोई ट्रेन फिल्म मेकर नहीं थी, पर 2012 में मेरी बड़ी इच्छा थी कि केशव मलिक जो आर्ट क्रिटिक और इंग्लिश पोएट थे, उनके बारे में एक फिल्म प्रोड्यूस करूं। तो मैंने दूरदर्शन के एक डायरेक्टर से बात की कि आप हमारा ये बना दीजिए, प्रोडक्शन मेरा होगा, पृथ्वी का होगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बना देंगे, पर वो उसको कर नहीं रहे थे। फिर जब भी कुछ बोलूं तो बहाना बना, बोले अच्छा आप उनका ग्राउंड वर्क कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, इनपुट्स कलेक्ट कर लीजिए। उनकी उम्र लगभग 90 साल हो रही थी, तो मुझे उलझन होने लगी कि ऐसा ना हो कि हम ये अवसर खो दें। उम्र का भी एक तकाजा होता है, और कब कौन चला जाए। तो फिर मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो ये बात आके मैं घर में अपने बेटे से सब कुछ डिस्कस करती थी। तो एक दिन हम लोग फिल्म देखने किरण नादर म्यूज़ियम में गए, और कुछ आर्टिस्ट छोटी छोटी फिल्में अपनी दिखा रहे थे, और मेरे बेटे का वो नौकरी ज्वाइन करने वाला था। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, थोड़ा टाइम हम एक दूसरे के साथ बिता सकें। तो वो गया। उसको देखने के बाद जब हम लोग चाय पी रहे थे, तो उसने कहा कि ये लोग इतनी घटिया घटिया फिल्में बना रहे हैं, तो तुम अपनी फिल्म खुद क्यों नहीं बना लेती? खुद बना लो, खुद शूट कर लो। इतना तुम फ्रस्ट्रेट हो रही हो कि वो आदमी समय नहीं दे रहा है, फिल्म शूट नहीं हो रही है, तुम खुद कर लो। तो हमने कहा हम कैसे कर लेंगे, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मुझे फिल्म बनाने का कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, मैं कैसे करूँगी? तो बोला तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, तुमने फोटोग्राफी पे इतना कोर्स किया हुआ है, और दूरदर्शन वाले क्या कर देंगे, सामने सामने बिठा के 2-4 घटिया सवाल करेंगे, केशव के बारे में उनकी समझ ही नहीं होगी। केशव बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ पोइट्री लिखते हैं, तुम उनको 17-18 साल से जानती हो, तुमसे बेहतर फिल्म कौन बनाएगा? और मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो एक बार उनसे बात कर लो। तो मैं अपने बेटे की बात को बहुत सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि उसकी एडवाइस बहुत सही होती है, बड़ा इवॉल्व सोल है। तो मैं केशव के पास गई, मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा केशव व्हाट डू यू थिंक, कैन वी मेक अ फिल्म, शुड आई शूट, आई हैव अ प्रोफेशनल कैमरा, मेरे पास सोनी का कैमरा था। तो वो कुछ नहीं बोले, हम लोग चाय वाय पीते रहे, 1-2 घंटे गपशप करते रहे। फिर वो मुझे नीचे छोड़ने आते थे गाड़ी तक, तो छोड़ने आए तो मैंने मन में सोचा कि ये समझ गए कि मेरे बस का नहीं है, तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि ओके ऑल राइट गुड नाइट। तो बोले व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट द शूटिंग? तो मैं जैसे कोई बच्चा कूद के एकदम खुश हो जाता है ना, मैं खुश हो गई। मैंने कहा नेक्स्ट सैटरडे, और फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि स्क्रिप्ट मैं लिख लेती हूँ, राइटर होने की वजह से थोड़ा एडवांटेज था, फोटोग्राफर होने से एडवांटेज था, आर्टिस्ट होने से और पोएट होने से, ये सारी चीज़ें मिलकर एक यंग पोएट, एक बड़े पोएट, एस्टेब्लिश्ड अक्लेम लीजेंडरी पोएट के बारे में फिल्म बनाता है। एक आर्टिस्ट एक आर्ट क्रिटिक के बारे में बात करता है, ऐसा होता नहीं है। आर्टिस्ट केवल लेना जानता है, वो सब कुछ चाहता है कि आर्ट क्रिटिक उसके बारे में लिख दे, उसके बारे में बता दे, और उससे उसको एडवांटेज मिल जाए। पर मेरा ये ट्रिब्यूट था, क्योंकि केशव मेरे लिए फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, मेरे मेंटर थे। एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बनने में और मेरी पोइट्री को शेप अप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो मुझे लगता था कि वो जो मुझे सिखा रहे हैं, ये सारी दुनिया को पता चलना चाहिए, और आर्टिस्ट को पता चलना चाहिए, और पोइट्स को पता चलना चाहिए। इसलिए मैं फ़िल्म बना रही थी। फिर मैंने फ़िल्म बनाई, और उस फिल्म को उनके बर्थडे के दिन 5 नवंबर के दिन 2012 में रिलीज़ किया गया, और इन ICCR के बड़े ऑडिटोरियम में दिखाया गया। केशव के ऊपर छोटा मोटा काम हुआ था, कोई इतना सीरियस डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। तो इस तरह से मेरे डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसको तुरंत किरण नादर म्यूज़ियम ने दिखाया, ललित कला एकेडमी, आपका IGNCA, सब जगह दिखाया जाना शुरू हुआ। टीवी पे उस समय राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी पे दिखाया गया। इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगी। तो उसमें 2 ही लोगों का कंट्रीब्यूशन है, केशव मलिक चूँकि मेरे सब्जेक्ट मैटर थे, और दूसरे मेरे बेटे का वो कॉन्फिडेंस कि तुम कर सकती हो। तो इन दोनों के कारण मैं फिल्म मेकर बनी। अब मेरी 36 फिल्में हैं, और जो अंतिम फिल्म है वो मैंने मृदुला गर्ग के ऊपर बनाया, जो हिंदी की बड़ी एक्लेम्ड राइटर हैं, और उसका नाम है किस्सा बेलगाम। वो बड़ी अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स राइटर हैं,
तो मुझे लगा कि उनके ऊपर भी मुझे काम करना चाहिए। मैं 10 साल से सोचती थी कि उनके ऊपर फिल्म बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा शूट करके छोड़ देती थी, क्योंकि बीच बीच में मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली के बाहर भी होता रहा है। मैं कश्मीर चली गई 2 साल। तो अभी वो फिल्म पिछले 10 सितंबर को, जब मैं दिल्ली में थी नहीं, तब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उसकी स्क्रीनिंग हुई। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और रज़ा फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से वो फिल्म दिखाई गई, और उन्होंने कहा कि आपका रहना ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं, मैंने फिल्म बना दी है, लोग देखें और फिर उसके बारे में। मृदला जी खुद रहेंगी, मृदला जी वहाँ थी, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप बताइए फिल्म के बारे में। तो बोली इस फिल्म का तो मैं सब्जेक्ट मैटर हूँ, उसकी एक्सपर्ट बनाने वाली तो संगीता है, वो उसके बारे में बोले। तो मैंने कहा मुझे जो कहना था मैंने फिल्म में कह दिया। आप देखिए कि इंडिया में वुमेन राइटर, एक जिनकी 50 साल से भी लंबी जर्नी है एज अ राइटर, तो उन्होंने क्या लिखा है और इतना बड़ा काम किया है। एक आउट ऑफ बॉक्स पर्सनैलिटीज़ ही मुझे इंटरेस्ट करती। केशव भी ऐसे ही थे। तो ज़्यादा लोगों के ऊपर मैंने फिल्म नहीं बनाई है, ज़्यादा आर्ट ऑफ सीइंग, कला को कैसे देखा जाए, इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पे भी मेरा काम है। पोइट्री फिल्म्स बनाई हो तो 200 से भी ज़्यादा है, जो 1-1, 2-2 मिनट की कविता को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो ये भी एक मेरी जर्नी का हिस्सा है। मैम एक चीज़ और मैं पूछूंगी, ये एक्चुअली ये पूछना मुझे ज़रूरी लगता है। पृथ्वी फाउंडेशन, इसके बारे में कुछ कहिए। हाँ, ये इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है। पृथ्वी फाइन आर्ट एंड कल्चर सेंटर पिछले 12-13 साल से है दिल्ली में। पृथ्वी मेरे फादर का नाम है, तो मुझे लगता था कि हम अपने पिता को कैसे हमेशा जीवित रख सकते हैं, केवल अपनी यादों में नहीं, समाज में भी। तो ये एक मेरा वो था कि मैं एक सोसाइटी बनाऊं। मैंने सोसाइटी बनाई, और उसके बाद से लगातार इंटरनेशनल एक्सचेंजेस प्रोग्राम होते हैं। विश्व के बड़े कवि और कलाकार उस सेंटर पे आते हैं और उनका एग्जीबिशन या उनकी पोइट्री रीडिंग होती है। तो इस तरीके से वो चल रहा है। पृथ्वी का एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है, पृथ्वी एक पब्लिशिंग हाउस भी है। मेरा अपना पब्लिशिंग हाउस है, अपना प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। तो इसी तरीके से कुछ कुछ करके पृथ्वी का एक और बड़ा प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चलता है, जहाँ हम लोग 25 बच्चों को फाइन आर्ट्स की एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर क्या करते हैं, उनकी एनुअल फ़ी भर देते हैं। एक बच्चा जब सेलेक्ट हो जाता है तो वो 4 साल तक उसको स्कॉलरशिप देते हैं, ताकि वो किसी तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करे। और मेरा हमेशा मानना है कि लड़कियों को ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाए, क्योंकि माँ बाप उन्हीं को पढ़ाने में कोताही कर देते हैं कई बार। तो वो भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आई एम सो हैप्पी कि आप यहाँ आए और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने की, और आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे, क्योंकि अब तो किताब लिखते ही रहेंगी, आपकी पोइट्री की किताब आते रहेंगी, और आपके आर्टिस्ट हो आप, इसलिए आपकी पेंटिंग्स भी बहुत तरीके की आप बनाते हैं। उस बारे में भी हम बहुत डीपली हम बातें करेंगे। आपने मुझे ये अवसर दिया यहाँ आने का, और अपनी बात रखने की भी आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, और बहुत लोगों तक ये बात पहुँचेगी। हम लोग को आगे बढ़कर अपने देश के बारे में, ये इंडिया का समय है, इंडिया के बारे में बात होनी चाहिए, हमारे कल्चर की। हमारा खुद फूड का इतना बड़ा कल्चर है, हर प्रदेश में इतना कुछ अलग है, तो किसी न किसी को तो ये कहीं न कहीं जाकर विश्व में पहुंचाना होगा। इस अवसर के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संगीता जी। और आप सभी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, डायलॉगस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।